तो पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरस रही है। फरवरी के महीने में मौसम ने बर्फबारी का कोटा पूरा कर दिया है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ बर्फ से लदे हैं। मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने यहां आए सैलानियों का दिन बना दिया, लेकिन कहीं कहीं ये बर्फ अब मुसीबत भी बन रही है। गुलमर्ग से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां आए मामूली अवलॉन्च में कुछ पर्यटक फंस गए, लेकिन वक्त पर सभी को बचा लिया गया। इसी तरह से हिमाचल में बरसी बर्फ ने यहां के रास्तों को रोक दिया, जिसे साफ करने के लिए प्रशासन ने अपनी ताकत झोंक दी। कश्मीर में भी बर्फबारी के बाद रास्तों को 24 घंटे के अंदर खोल दिया गया। बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें दुनिया के तमाम हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां चीन से लेकर जापान तक बर्फीला मौसम नजर आ रहा है। बर्फबारी का मौसम देखने में तो बहुत हसीन लगता है और यकीनन होता भी है, मगर यही बर्फबारी अपनी हदें पार कर जाए तो बर्फीला मौसम मुसीबत का सबब भी बन जाता है। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा ही नजर आया। यहाँ आए बर्फीले तूफान ने कुछ सैलानियों को मुसीबत में डाल दिया। गुलमर्ग में कुछ सैलानी बर्फीले तूफान के बाद आए एवलांच में फंस गए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ तो बर्फ के बीच बंद रहता था। वहां पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मात्र 24 घंटे के भीतर जोजिला दर्रे से बर्फ हटाकर उसे यातायात के काबिल बनाया है। ये कहीं न कहीं पहली बार कश्मीर में हुआ है जब भीषण बर्फबारी के बाद भी कोई भी राजमार्ग 24 घंटे से ज्यादा देर तक बंद नहीं रहा। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर में फिलहाल भीषण बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन लोगों का सर्द हवाओं से सामना जरूर होगा, यानी ठंड अभी बाकी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां की बर्फ देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद तमाम रास्तों पर आवाजाही ठप हो गई थी, लेकिन पहली बार महज 24 घंटे में घाटी के उन रास्तों को खोल दिया गया जहां पहले बर्फ के बाद कई दिनों तक यातायात ठप रहता था। तो क्या है कश्मीर में मौसम का हाल, बता रहे हमारे संवाददाता अशरफ वानी। देखिए, बर्फबारी ने कश्मीर में लोगों को काफी उत्साहित कर दिया है। साथ ही साथ पर्यटन भी इस बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब बढ़ेगा भी और बढ़ने भी लगा है। यहां तक कि पिछले 2 महीने से जिन विंटर गेम्स का इंतजार हो रहा था गुलमर्ग और कश्मीर के दूसरे पर्यटन स्थलों पर, उनमें भी अब तेजी आएगी और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी विंटर गेम्स का आयोजन होगा। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कश्मीर में कोई बर्फबारी तो नहीं होगी, लेकिन कड़ाके की ठंड से कश्मीर के लोगों को जूझना पड़ेगा। अगर हम इस बर्फबारी की बात करें तो जिस अंदाज से प्रशासन ने कश्मीर में हुई इस बर्फबारी से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे, क्योंकि 2 महीने तक पूरा सूखा था पूरे जम्मू कश्मीर में। दिसंबर और जनवरी बिना बर्फबारी के बीता। उस बीच मात्र 24 घंटों के भीतर कश्मीर के सभी राजमार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया। यहां तक कि जो श्रीनगर और करगिल का हाईवे है, जो अधिकतर सर्दियों में बंद रहता था, वहां पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मात्र 24 घंटे के भीतर जोजिला दर्रे से बर्फ हटाकर उसे यातायात के काबिल बनाया है। ये कहीं न कहीं पहली बार कश्मीर में हुआ है जब भीषण बर्फबारी के बाद भी कोई भी राजमार्ग 24 घंटे से ज्यादा देर तक बंद नहीं रहा। जहां तक रविवार की बात है, रविवार को कश्मीर में हुई इस जमकर बर्फबारी के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। यहां तक कि यातायात में भी कुछ इलाकों में फर्क पड़ा था, लेकिन शाम होते होते सभी राजमार्ग यातायात के काबिल बनाए गए। कश्मीर में इस जबरदस्त बर्फबारी के बाद न सिर्फ कश्मीर में ठंड की लहर आने वाले दिनों में लोगों को महसूस होगी, बल्कि साथ ही साथ इसका असर उत्तरी राज्यों में भी ठंडी हवाओं से होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर।
तो चलिए अब आपको बताते हैं इस वक्त पहाड़ों पे क्या हाल है और क्यों यहाँ बर्फ अब जिंदगी का इम्तिहान लेने लगी है। दरअसल उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल में लगातार बर्फबारी जारी है। गुलमर्ग में हिमस्खलन में बाल बाल बचे सैलानियों की तस्वीरें तो हम आपको दिखा चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी से भी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल अदिति, हिमाचल प्रदेश में 650 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही मुश्किल बनी हुई है। हिमाचल में 280 से ज्यादा बस रूट पर आना जाना भी अभी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जहां बर्फबारी के बाद हिमाचल के कई जिलों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। उत्तराखंड में सड़कों से बर्फ हटाने में बीआरओ की टीमें जुटी हुई है। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में सभी राजमार्ग को खोल दिया गया है। वहीं उत्तराखंड का औली इन दिनों चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि वहां खूब बर्फबारी हो रही है। मानो कुदरत ने सफेद चादर से इस हिल स्टेशन को ढक दिया है। वहीं पहाड़ों के राजा कहे जाने वाले चक्राता में भी बर्फ के बीच सैलानी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की खुशियों में खलल ना पड़े, इसका इंतजाम प्रशासन ने वहां पर किया है। देखिए, कुदरत की गोद में मौज मस्ती करते पर्यटक। कोई बर्फ की सफेद चादर पर स्नो स्कूटर दौड़ाता दिखा तो कोई स्कीइंग करता नजर आया, और तो और बर्फ से पटी सड़क पर सरपट दौड़ती कार ने एक अलग रोमांच पैदा कर दिया। असल में इन दिनों बर्फ से ढके औली का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जहां लगातार सैलानी बर्फ में जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। देहरादून के पास चक्राता का भी कुछ ऐसा ही सुंदर नजारा है। वहां पहुंचे पर्यटक एक दूसरे पर बर्फ के गोले मारते दिखे। वहीं कुछ सैलानियों ने अपना हुनर दिखाया और बर्फ से एक सुंदर प्रतिमा गढ़ दी। हम लोगों का फर्स्ट स्नोफॉल का एक्सपीरियंस था, और जिस वेदर के लिए हम आए थे स्नो को देखने के लिए, बिल्कुल उससे बढ़ के मिला है हमें। लोखंडी इज फीलिंग लाइक वी आर समवेयर इन यूरोप। बिल्कुल यूरोप वाली फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मेरे ख्याल से हमने यूएस में जो स्नोफॉल देखा था, उसके बाद जो वहाँ वाला हम कंपैरिजन यहाँ से करके देखे तो आई थिंक उससे कुछ प्लस ही मिल रहा है हमें। एक तरफ सैलानी बर्फोत्सव में सराबोर हैं, तो कुछ इलाकों में बर्फ उनकी गाड़ियों की राह का रोड़ा भी बनती दिखी। चक्राता में एसडीआरएफ को बर्फबारी में कुछ गाड़ियां फंसने की खबर मिली। तुरंत एसडीआरएफ के जवान वहां पहुंचे और धक्का लगाकर गाड़ियों को सड़क के किनारे लगवाया। ऐसा ही हाल बागेश्वर जिले का भी है। वहां कुदरत की बिछाई सफेद चादर ने गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए हैं। लिहाजा लोगों ने मिलकर धक्का लगाया तो गाड़ी आगे बढ़ी। हालांकि प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जगह जगह कई टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि प्रशासन की यही कोशिश है कि सैलानियों की मस्ती में किसी भी तरह की कोई खलल न पड़े। औली से कमल नयन सिलोड़ी, चक्राता से टीना साहू और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड, हिमाचल या फिर कश्मीर ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बर्फबारी हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो तो बर्फबारी से नहाई हुई है। वहीं ये बर्फ चीन को चुनौती दे रही है, क्योंकि भीषण बर्फबारी से हाईवेज पे लंबा जाम लग रहा है। गाड़ियों में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वहां गाड़ियों में फंसे लोगों तक हर जरूरी मदद भी पहुंचाई जा रही है। टोक्यो शहर के दूसरे हिस्सों में भी काफी बर्फबारी हुई, जिसने वहां जापान की तरह चीन में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है। लेकिन वहां के हालात जापान से बिल्कुल अलग हैं। ड्रोन से ली गई चीन के हुबेई प्रांत की तस्वीरें देखिए। सड़क, हाईवे और जहां तक नजर जाए सब सफेद नजर आ रहा है। आलम यह है कि भीषण बर्फबारी से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों से एक जगह पर खड़ी कारों के नंबर प्लेट तक पे बर्फ जम गई और कई जगह तो लोगों को गाड़ियों में धक्का भी लगाना पड़ा। हालांकि जाम में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए खाना भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा कई जगह लोगों की सुविधा के लिए कैंप भी लगवाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम यू टर्न लेने वाला है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अब बारिश नहीं होगी, लेकिन राजधानी और दूसरे मैदानी राज्यों में ठंडी हवाएं जरूर चलेंगी, जिससे ठिठुरन और गलन वाली सर्दी बढ़ सकती है। फिलहाल बर्फबारी से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ लदे हुए हैं।
करीब एक हफ्ते से उत्तर भारत में जारी बारिश का सिलसिला अब थम जाएगा, ये अनुमान मौसम विभाग का है। हालांकि उसके मुताबिक अब सर्दी में इजाफा होगा। असल में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस दौरान बादल छटेंगे और कोहरा भी नहीं रहेगा, यानी अगले एक हफ्ते तक आसमान साफ होगा। लेकिन अब सुबह और शाम थोड़ी सर्दी आपको सता सकती है। साफ मौसम हो जाएगी, आसमान साफ, और उसी के चलते आपको जैसे बताया मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप करने लगेगा और आपका आगे का जो 1-1.5 हफ्ता है उसमें मौसम साफ ही रहने की संभावना है। तो ये दोनों कारणों से आपका फॉग परसिस्ट नहीं करेगी नॉर्थ इंडिया में और मौसम लगभग साफ रहेगी पूरा नॉर्थ इंडियन रीजन में नेक्स्ट 4 to 5 डेज। हालांकि पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले कुछ दिन तेज ठंड हवाएं चलेंगी, जो कि अपने साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक मैदानी इलाकों तक लाएंगी, जिससे पंजाब से लेकर दिल्ली और यूपी तक में सर्दी बढ़ेगी। हालांकि दिन में धूप खिलेगी, जिससे दोपहर में ठंड का असर थोड़ा कम रह सकता है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं अंटार्कटिका के ट्रोल रिसर्च सेंटर पे। ये एक ऐसा इलाका है जहां बड़ी बड़ी रिसर्चेस की जाती है, लेकिन अभी तक यहां कोई नेटवर्क नहीं पहुंच पाया। लोग रिसर्च करने के लिए यहां आते तो हैं, पर उनका अपने परिजन और बाहरी इलाकों से संपर्क टूट जाता है। अब लोगों की सुविधा के लिए खास इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेटवर्क टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। बर्फीली वादियों के बीच बड़े बड़े ट्रक के जरिए नेटवर्क टीम सामान लेकर जा रही है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर टीम नेटवर्क प्लांट तैयार कर रही है। उत्तराखंड आज देश के लिए एक नजीर पेश करने जा रहा है। दरअसल कुछ ही घंटों में राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। इसे सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की कमेटी ने तैयार किया है। पिछले दिनों 740 पन्नों के इस ड्राफ्ट को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। कहा जा रहा है कि इसके जरिए अब बहु विवाह पे रोक लग सकेगी। साथ ही अवैध संबंध से पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। सीएम पुष्कर धामी और उनकी सरकार ने इसको लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये कदम देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि छोटा सा उत्तराखंड देश के लिए नजीर पेश करने जा रहा है। विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें मातृशक्ति के उत्थान के लिए। धामी सरकार लंबे वक्त से यूसीसी बिल को लेकर एक्शन मोड में है। अब कुछ ही घंटों में ये बिल उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रख दिया जाएगा। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि धामी सरकार भू कानून और प्रदेश के दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। समान संहिता कानून है या भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को भ्रमित करने की बात है, या भारतीय जनता पार्टी आज जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं कि भू कानून मजबूत बनना चाहिए, उत्तराखंड की जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए, उत्तराखंड में मूल निवास बनना चाहिए। आज बेरोजगार कह रहा है कि जो भर्ती घोटाला है, भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए। इस बिल को लेकर पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो बातें ड्राफ्ट में हैं, उसके मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का प्रावधान है। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार बताने होंगे। पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार होगा और लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस संबंध में काम कर रहा है। जैसे अभी ने उत्तराखंड का विषय रखा, गोवा में पहले से यूसीसी का बहुत से प्रावधान लागू है और उत्तराखंड सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट ने, उत्तराखंड की कैबिनेट ने अप्रूव किया और अभी उनपे भी कुछ फैसला आने वाला है। और जैसे ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी, भारत सरकार उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। वैसे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर सक्रिय है। तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट से पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा। आखिर इसमें क्या है और आगे ये सामाजिक तौर पर कैसा असर डालेगा? अंकित शर्मा और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि NMRC बहुत जल्द नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ते हुए नॉलेज पार्क 5 तक मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए NMRC के बोर्ड बैठक में DPR को मंजूरी भी मिल गई है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा और आवाजाही आसान हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और बस सेवा के लिए पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया। अब इन लोगों को NMRC ने मेट्रो को तोहफा दे दिया है, यानी अब दिल्ली जाने के लिए सेक्टर 51 स्टेशन पर नीचे उतरकर पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेशन से इंटरचेंज का विकल्प लोगों के पास मौजूद होगा। वहीं सेक्टर 61 से बिना उतरे दिल्ली की ओर जा सकेंगे। तो बता दें आपको, करीब 2,991 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए मेट्रो कॉरिडोर में करीबन 11 मेट्रो स्टेशन जोड़े जाएंगे, जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से और नॉलेज पार्क 5 तक जोड़ेंगे। इस पूरे नए मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 17.435 किलोमीटर होगी। नया कॉरिडोर एक्वा लाइन नोएडा सेक्टर 51 से शुरू होगा। सेक्टर 51 पहले से ही बना हुआ है। ये मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 61 ब्लू लाइन पर जोड़ेगा, यानी कि ब्लू लाइन का सेक्टर 61 मेट्रो, एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज हो सकेगा। और इसके बाद ये मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 70 को जोड़ेगा। फिर नोएडा सेक्टर 122, 123 होते हुए ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक ये मेट्रो जाएगी। और फिर वेस्ट से ग्रेटर नोएडा तक ये मेट्रो जाएगी। नॉलेज पार्क से मेट्रो इकोटेक 12 मेट्रो तक जाएगी और इकोटेक से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 3, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12 तक मेट्रो जाएगी और उसके बाद ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 मेट्रो जाएगी। बिल्कुल, नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए लंबे समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले हाउसिंग सोसाइटी के लोग नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो की मांग कर रहे थे और उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं। और अब बात पंजाब की, जहां 40 साल पहले आतंकवाद से निपटने के लिए बख्तरबंद ट्रैक्टर बनाए गए थे। आज पंजाब पुलिस एक बार फिर इस बख्तरबंद ट्रैक्टर्स पर भरोसा दिखाकर गैंगस्टर्स के साथ भिड़ने के लिए तैयार है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में गैंगस्टर्स की बढ़ती आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने खास पहल की है। पंजाब पुलिस का सहारा बने बख्तरबंद ट्रैक्टर। 40 साल पहले की है ये देसी तकनीक, गैंगवार को खत्म करने में मददगार। पंजाब पुलिस के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स की 3 दशक के बाद पंजाब में वापसी हुई है। 80 के दशक में आतंक के दौर के बाद फिर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पंजाब की सड़कों पर दिख रहे हैं। इन बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का मकसद आतंकवाद के अलावा राज्य में गैंगस्टर्स की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम करना है। 1990 में पहली बार ये ट्रैक्टर जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। सबसे पहले ये बॉर्डर रेंज में ज्यादा किए गए थे, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो बॉर्डर एरिया में तो ज्यादा होती थी और जो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, वो ज्यादा गन्ने के खेत में छुपते थे। वहां पे मैनुअल जो फोर्स थी वो जाना बहुत मुश्किल रहता था, तो इसके लिए सबसे पहले इसका इजाद किया गया। ये ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ रास्तों के अलावा खेतों में कहीं तक जा सकते हैं। इस दौरान इनमें बैठे पुलिसकर्मी बिना बाहर आए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले आतंकियों और गैंगस्टर्स का सफाया कर सकते हैं। इस खास मॉडिफाइड ट्रैक्टर में 3 से 4 पुलिसकर्मी हथियारों के साथ एक साथ बैठ सकते हैं और वाहन के अंदर से ही जवाबी फायरिंग कर सकते हैं।
इसमें बैठे पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित रखकर आतंकियों और अपराधियों की आसानी से धरपकड़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टर हर टेरेन में जाने में सक्षम है। किसी तरह का भी टेरेन हो, पानी हो, कीचड़ हो, पथरीला रास्ता हो, ट्रैक्टर उसमें जाने में सक्षम है। के ऊपर जो एक खिड़की है जिसमें से जवान बाहर निकल के 360 डिग्री पे फायर कर सकता, और इसके अलावा 3 बाकी जगह छोटे झरोखे दिए गए हैं जिसमें से राइफल की बट बाहर निकाल के फायर किया जा सकता है। करीब 35 साल पहले पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था, तब पंजाब पुलिस ने इसी तरह के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर उस पर काबू पाया था। अब एक बार फिर ये 50 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए हैं, ताकि अब गैंगस्टर्स के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में ट्रैक्टर्स का सहारा लिया जा सके। ललित शर्मा, मोहाली, गुड न्यूज टुडे। भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेट्रो सिटीज में इनकी अच्छी खासी तादाद देखी जाती है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के साथ थोड़ी समस्या है। असल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बिजली पर निर्भर करते हैं, लेकिन IIT दिल्ली में अब इसका भी एक सोल्यूशन निकाला है। IIT दिल्ली ने सोलर पावर से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया है। अब बिजली नहीं, सोलर पावर से चार्ज करिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी। IIT दिल्ली ने तैयार किया है सोलर से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन, जिसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन पर निर्भरता कम करने के लिए IIT दिल्ली ने नया प्लान तैयार किया है। IIT दिल्ली ने सोलर पावर से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया है। ये EV चार्जिंग स्टेशन सोलर से चार्ज होता है और फिर इसके जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले विक्रांत सिंह बताते हैं कि इस सोलर पावर चार्जिंग स्टेशन में हर 1 घंटे में 6 यूनिट बिजली तैयार होती है। एक दिन में इससे बनने वाली बिजली से 1 कार, 6 ई-रिक्शा और 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स को चार्ज किया जा सकता है। इस सोलर स्टेशन से गाड़ियां रात में भी चार्ज हो सकती हैं। तो ये 1 घंटे में 6 यूनिट की एनर्जी जनरेट करता है। तो पूरे दिन में लगभग ये इफ यू से 50 यूनिट की बिजली लगभग ये जनरेट कर लेता है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर है जो 22% की 22% की करीब एनर्जी जनरेट करता है। तो इस एनर्जी से हम लोग 1 कार चार्ज कर सकते हैं, 6 ई-रिक्शा चार्ज करते हैं और 5 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक जो आपकी 2 व्हीलर्स हैं उनको हम चार्ज कर सकते हैं। IIT दिल्ली के जिन प्रोफेसर की देखरेख में ये तैयार हुआ है, वो कहते हैं कि वो बैटरी जो कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लायक नहीं रही, उन्हें 1 सेकंड लाइफ इस सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से मिल जाती है। एक तरह से ये स्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट करता है। इन बैटरी को भी 4 से 5 साल तक आराम से इस स्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर से हम जो पावर जनरेट कर रहे हैं, वो पावर को हम यूटिलाइज करके बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। बट यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, जो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं वो नया बैटरी नहीं है, वो सेकेंड लाइफ बैटरी है, जो बैटरी ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है आइदर एट द उनका टेस्टिंग फेज से और दूसरे सपोज गाड़ी से वो रिजेक्ट हो चुका है, बट उसमें कैपेसिटी अभी बचा है 60-70 कभी-कभी 80% कैपेसिटी बचा हुआ है। IIT दिल्ली ने इसे ड्राइव क्लस्टर के तहत एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रोटोटाइप तैयार किया है। ड्राइव यानी दिल्ली रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्लस्टर है। ड्राइव की CEO कहती हैं कि इसे जल्दी ही दिल्ली सरकार के साथ भी शुरू किया जाएगा। गवर्नमेंट की काफ़ी एम्फोसिस है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, उसके तहत हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में EV काफ़ी तेज़ी से रोल आउट हो रहा है, बोथ पर्सनल व्हीकल्स में एज वेल एज बसेस आ रही हैं। तो जैसे जैसे EV और रोल आउट हो रहा है, हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है इस स्पेस में। 6 kV के सोलर स्टेशन को तैयार करने में लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आता है। एक बार स्टेशन तैयार होने के बाद सोलर पैनल लगभग 25 साल तक चलते हैं। भविष्य इसका इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में इस तरह का प्रोटोटाइप एक नई क्रांति ला सकता है। कई सरकारों से बातचीत चल रही है। देखना ये है कि आगे कौन कौन से स्टेट्स आगे आकर इसको अपने हाथों में लेते हैं और कैसे जो एनर्जी की बात हो रही है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कम करना है, उसकी तरफ भी ये एक नया कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ता है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
कला किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। दरअसल जर्मनी में एक कलाकार ने कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी दिखाई कि लोग हैरत में पड़ गए। आखिर इस कलाकार ने ऐसा क्या किया, देखिए खास रिपोर्ट। अब तक आपने कमरे या हॉल में पियानो बजते देखा होगा, और तो और आपने बड़े समारोह के दौरान मंच पर पियानो बजते देखे या सुने होंगे। लेकिन यहाँ जरा हटकर पियानो बजाया जा रहा है। दरअसल ये पियानो बज रहा है हवा में। यकीन नहीं हो रहा तो जरा बारीकी से यहाँ नजर टिकाइए, है ना हवा में पियानो की गूंज। असल में इस पियानो और उसे बजा रहे म्यूजिशियन को क्रेन की मदद से उठाया गया है। ये जगह है जर्मनी का म्यूनिक शहर, जहां स्विट्जरलैंड के पियानिस्ट एलन रोच रोज सुबह कुछ ऐसा ही करते हैं। यानी सूरज उगने से ठीक पहले रोज के मुताबिक उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ऐसा शुरू किया था, और वो लगातार 182 दिनों तक ऐसा ही करेंगे। Pour moi, l'idée de When the Sun Stands Still, c'est de se confronter à la transformation. Et pour une œuvre artistique et pour moi-même, apprendre ce que c'est de se transformer lentement. Et le meilleur, en tout cas l'idée que j'ai eue pour vivre ça, c'est d'écouter la nature. Donc, puisque c'est un cycle perpétuel qui de toute façon se transforme. एलन का कहना है कि वो प्रकृति की आवाज महसूस करते हैं, फिर उसी की मदद से इस अनोखे तरीके से हवा में पियानो बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलन रोज को ही इसका शौक है, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में संगीत के मुरीद भी उनके इस शो को देखने पहुँचते हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ हुई होगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।